जय हिंद। देखिए, हमारी यूपीएससी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उसमें हमने लगभग जो है 9 से 10 वीडियो जो है अब तक बना दिए हैं, जिसमें कि यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को जो है शामिल किया गया है। और इस वीडियो में जो है हम ऐसे 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि यूपीएससी के द्वारा हर साल पूछे जाते हैं लगभग। तो आज हम जो है इनको देखेंगे और इनको जो है यहाँ पर एक एक करके विश्लेषण के साथ भी जो है समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो जैसे पहला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इन कथनों में से बताना है कि कौन सा एक कथन है जो सही है। जैसे ऑप्शन ए है, स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। और सी कथन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। और जो डी कथन है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग जो है चित्रों का पूजन करते थे। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही कथन है। तो यहाँ पर जैसे प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का जो है समर्थन मिला। अब इसको यहाँ पर विश्लेषण भी जो है देख लेते हैं। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये विश्लेषण देख लेते हैं इसका। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रभाव के द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में, जिसे कि वर्तमान में पटना कहते हैं, जो कि बिहार में स्थित है, पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात जो लोग भद्रभाव के नेतृत्व में थे वे दिगंबर कहलाए। जैसे यहाँ पर अभी जैन धर्म के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जब जैन धर्म का जो विभाजन था उसका मुख्य कारण था कि जो मगध था उसमें जो है लगभग 12 साल से जो है वहाँ पर अकाल पड़ा था। तो इस कारण जो है जैन धर्म का विभाजन हुआ था। तो जो भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में चले गए थे वो दिगंबर कहलाए, तथा स्थूल भाव के नेतृत्व में जो मगध में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि जो श्वेतांबर वाले जो लोग थे वे श्वेत वस्त्र जो है धारण करते थे। अब आगे देखें, जैसे प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का जो है वो प्रचलन नहीं था, लेकिन विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की जो है मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो है समान रूप से विद्यमान थी। तो जैसे यहाँ पर कथन है, कथन एक है, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो ऑप्शन है जैसे केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इनमें से जो है सही कथन बताना है। तो इसका सही कथन है ऑप्शन बी, केवल दो और तीन जो है वो सही है। जैसे विश्लेषण देखें इसका, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म जो है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था प्रकट की एवं कर्मकांडों की फलता का विरोध करते थे। इसके अलावा जैसे बात करें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की, तो इनमें एक और समानता पाई जाती है कि ये जो है ये ईश्वर के जो है नहीं मानते थे। अब जैसे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इनमें से बताना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इस ऑप्शन ए है सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे बी कृपलानी। जिसे यहाँ पर इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 में आचार्य जे बी कृपलानी को जो है अध्यक्ष चुना गया था। अब आ जाते हैं प्रश्न 4 पर। तो प्रश्न 4 है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो जैसे ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
जवाहरलाल नेहरू। जिसे विश्लेषण देखें इसका, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी। तो जैसे कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये जो है ये मार्च 1946 में जो है भारत पहुंचा था। अब ये जान लेते हैं कैबिनेट मिशन क्या था। जैसे यहाँ पर बात करें तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय था क्लीमेंट एटली। तो उसने क्या किया कि 3 सदस्यों को जो है एक समिति बनाई 3 सदस्यों की, और उन्हें भारत भेजा, और इन्हीं 3 सदस्यों की समिति को कैबिनेट मिशन कहा गया। अब बात करें कैबिनेट मिशन की तो इसके जो है वो अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता प्रदान करना और एक जो है राष्ट्र का निर्माण करना। तो ये कैबिनेट मिशन का जो है प्रमुख उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 को देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जिससे बात करें, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। दूसरा है, पश्चिमी घाटों में अनायमुदी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है, तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और जो डी कथन है, नर्मदा नदी तथा तापी नदियाँ जो है वो पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। इसका विश्लेषण देखें, जैसे पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिक ऊंचा है, और नर्मदा एवं तापी इस घाट की जो है रिफ्ट घाटी में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर रिफ्ट घाटी का मतलब होता है जो पहाड़ों को चीर कर जो है बहती है, उन्हें कहते हैं रिफ्ट घाटियाँ। तो नर्मदा और तापी ये बेस्ट उदाहरण हो जाते हैं। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके समानांतर जो है पश्चिमी जो है किनारे पर स्थित है, जिसमें गोवा कर्नाटक ये जो है राज्य शामिल है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पर आई है अनायमुदी। तो ये जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और बात करें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो वो है जिंदबड़ा, जिसकी ऊंचाई 1600 के आसपास जो है उसकी ऊंचाई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न यहाँ पर 6ठा प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसे पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और दूसरा कथन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। जैसे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक नहीं दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक जो है वो सही है। अब जैसे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत की संसद किसी कानून को जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में जो है डाल सकती है। अब बात करें, जैसे 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब बात करें 9वीं अनुसूची की, यहाँ पर कुछ बात कर लें तो इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जो केंद्र एवं राज्यों की एक ऐसी अनुसूची है जिसमें कि जो है न्यायालय हस्तक्षेप वो नहीं करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। और ये प्रक्रिया जो है ये संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 पर। जिसे प्रश्न 8 है, संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों
को प्रोत्साहित करना है निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? जैसे जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। तो इसका जो है इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है, केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या फिर तीनों कथन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर। तो प्रश्न 9 है, जैसे परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन जो है नहीं किया जा सकता। तो इनमें से बताना है कि कौन से कथन सही है। जैसे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10 पर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। दूसरा है, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPIIW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का महत्व 22% है, जबकि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 57% है। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो प्रति सप्ताह बनता है और इसका जो आकलन है वो 1993-94 पर आधारित है। तो ये जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो है 10 प्रश्न 10 MCQs थे जो कि UPSC के द्वारा अधिकतर जो है ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।